पुरअसरार कहानियों में एडवेंचर, सस्पेंस और क्राइम स्टोरी तो शामिल होती है, लेकिन उनमें मजाक का अंसर शामिल करना एक मुश्किल तरीन काम है। ज़ैर नज़र स्टोरी में ये अनोखी खूबी पैदा की गई है और फ़राईन मिस्र की लातादाद पुरअसरार कहानियों में उसके हैरत अंगेज दास्तान की शमूलियत एक मुनफरिद अमल है, और जहां उसमें लम्हा लम्हा सनसी है वहां बेख्तियार कहके भी शामिल हैं। एडवेंचर, सस्पेंस और तंदो मज़ा से भरपूर नावल एम.ए. राहत के कलम से ताबूत। लैरी कोइन ने कहा था कि उसने एक ऐसा रास्ता दरियाफ्त कर लिया है जिसमें वो 20 बार बाहर जा चुकी है और अंदर आ चुकी है। चुनाचा मुझे इत्मीनान था। मैं लैरी के साथ आगे बढ़ने लगा और फिर लैरी कोइन एक ऐसे दरख्त की आड़ में पहुंच गई जो घना था और उसके साथ साथ फूलों का वसी कंज फैला हुआ था। उसके अकब में एक सुराख नज़र आ रहा था, गालबन ये गटर लाइन थी, और लैरी कोइन ने उसका एक ढकना उठाकर अकब से एक जानब रखा हुआ था। उसने मुझे इशारा किया और ख़ुद गटर लाइन में उतर गई। मेरे लिए फिर वही नफ़रत भरी बदबू जाग उठी थी जिससे गुजर कर मैं पहले भी यहाँ आ चुका था, लेकिन ये गटर बिल्कुल मुख्तलिफ था। कद आदम कुशादा और काफ़ी लंबा चौड़ा, लेकिन खुश्क। ये सफ़र ज़्यादा देर नहीं था और थोड़ी देर के बाद हम एक खुली जगह पहुँच गए। यहाँ ये गटर लाइन एक दरवाजे से निकल कर बाहर निकल आई थी। गालबन पहले कभी उसका इस्तेमाल होता था, लेकिन अब यह खुश्क पड़ी हुई थी। जिस जगह यह दरवाज़ा था वहाँ एक लंबी सुरंग जैसी नज़र आ रही थी जो ऊपर से होती हुई पत्थरों से ढकी हुई थी, लेकिन ये पत्थर जगह जगह से टूट गए थे और ये जगह वाकई गारबों की लापरवाही का सबूत थी। हम उससे अजीबोगरीब जगह सफ़र करते हुए तकरीबन एक सुरंग दूर निकल आए और यहाँ से ऊपर निकलने के बाद हमने वो हेलीपैड देखा जो बहुत साफ़ सुथरा था और उस पर एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था। लैरी कोइन ने अतराफ में निगाहें दौड़ाईं। हेलीकॉप्टर का पायलट और उसका साथी वहीं करीब ही मौजूद थे। लैरी कोइन ने इशारा किया और हम दोनों आगे बढ़ने लगे। हेलीकॉप्टर के पायलट ने हमें देख लिया था। लैरी कोइन ने तकरीबन दौड़ने के से अंदाज में हेलीकॉप्टर तक का सफ़र तय किया और मैं उसके कदम लाए हुए था। हेलीकॉप्टर के पायलट ने लैरी कोइन के साथ मुझे देखा और लैरी कोइन ने जल्दी से कहा, ये मेरे साथी हैं, बराह करम जल्दी करो, बस ये हमारे आखिरी लम्हात हैं और हमें नहायत महारत से इस इलाके से निकल जाना है। हेलीकॉप्टर के पायलट और उसके साथी ने जल्दी से दरवाजे खोल दिए और हम दोनों हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। वो दोनों भी अंदर जा बैठे और चंद लम्हात के बाद हेलीकॉप्टर ज़मीन छोड़ने लगा। मुझे यकीन नहीं था कि डैन गार्बो और उसके कारकों ने इतनी आसानी से हेलीकॉप्टर को नज़रअंदाज कर देंगे। पता नहीं कि वो दिल अंदर से धक धक कर रहा था और हर लम्हा यही एहसास हो रहा था कि अब नीचे से गोलियां चलाई जाएंगी और हेलीकॉप्टर के फिजा में ही परखचे उठ जाएंगे। हेलीकॉप्टर एक मखसूस बुलंदी पर पहुंचने के बाद फिजा में सीधा तैरने लगा। इस दौरान मैंने कई बार लैरी कोइन के चेहरे का जायज़ा लिया था, लेकिन वो बहुत मुतमिन नज़र आ रही थी। अलबत्ता ये बात यकीनी थी कि खुद लैरी कोइन को ये नहीं मालूम था कि दस्तावेज़ किस मुजस्मे में महफूज है, और वहाँ उसने मुजस्मे की हैसियत इसलिए नहीं इख्तियार की थी कि वह दस्तावेज़ की वहाँ मौजूदगी से वाकिफ़ है। वो सिर्फ पोशीदा रहने की एक कोशिश थी और बिलाशुबह कामयाब कोशिश। वैसे मुझे लैरी कोइन से अपनी पहली मुलाकात याद आ रही थी जब वो एक बूढ़ी के मेकअप में मुझे मिली थी और उसके बाद अजीबोगरीब हालात में फंसकर मैंने एक मसनूई सियारे से हासिल शुदा फ़िल्म उसके हवाले की थी। लैरी कोइन पर मेरा ये दूसरा एहसान था। गर्ज ज़िंदगी में बहुत से किरदार आए थे और दिलचस्प बात यह थी कि घूम फिर कर कोई ना कोई किरदार मुझसे टकरा जाता। गालबन दुनिया गोल है और इंसान उसमें चकराते रहते हैं। हेलीकॉप्टर जब काफ़ी देर तक उसी मुनासिब रफ्तार से परवाज़ करता रहा तो मेरे अंदर भी किसी कदर एतमाद पैदा हो गया। मैंने नीचे का मंजर देखा। शायद हम शहरी आबादी पर से गुजर रहे थे। ये हैरतनाक बात थी क्योंकि प्राइवेट हेलीकॉप्टर का यह पुरसकून सफ़र ज़रा कुछ गैर फितरी सा महसूस हुआ। फिर शहरी आबादियाँ ख़त्म हो गईं और समुंदर नज़र आने लगा। न जाने लैरी कोइन ने यहाँ से निकलने के लिए क्या बंदोबस्त किया था। मैंने अपने ज़हन को दूसरे रास्तों पर लगाने के लिए मुख्तलिफ अंदाज में सोचना शुरू कर दिया। इंसानी जद्दोजहद अजीबोगरीब रही है। सदियों से इंसानी सोच में एक ही रंग नुमाया रहा है, बरतरी हासिल करना, दौलत कमाना, अपने नज़रियात का प्रचार करना और उसके बाद मर जाना। जबकि हर शख्स ये जानता है कि
किसी भी मंजिल तक सफ़र कर ले उसके बाद आखिरी सफ़र लाजमी होता है। शायद कुदरत ने इंसानी फितरत में तजस्सुस का मादा और ये एहसासात जज़्ब लाजम रखे हैं। जानने के बावजूद कि ज़िंदगी की इंतहा मौत है और जद्दोजहद इसी दुनिया में रह जाती है, वो कोशिश करता है और जीतने के लिए हर जायज़ और नाजायज़ रास्ते इख्तियार करता है। ये फ़लसफ़ियाना सोच कब तक मुझ पर मुसल्लत रही और उसके बाद मैंने हेलीकॉप्टर को एक लंबा चक्कर लगाकर और कुछ नीचे झुकाया और गार्बनों से उतरने का इरादा था। दौरान सफ़र लैरी कोइन ने मुझसे कोई गुफ्तगू नहीं की और मैंने नीचे देखा। समुंदर के साल पर एक सफ़ेद रंग का खूबसूरत स्टीमर नज़र आ रहा था। उसे कुछ फासले पर चंद अफराद भी खड़े थे और मैंने एक बार फिर लैरी कोइन की जन्म देखा। वो मुतमईन नज़र आ रही थी। इसका मतलब है कि ये उसी के साथी हैं, लेकिन इस वक्त इस जगह और इस जैसे वो लैरी कोइन का इंतज़ार कर रहे होंगे और मैं सिलसिले में सवाल किए बगैर नहीं रह सका। ये तुम्हारे अपने आदमी हैं? हाँ, लेकिन उन्हें कैसे मालूम हुआ कि हम यहाँ पहुँचने वाले हैं? ओह डियर, तुम गार्बन सो गए थे? क्या मतलब? तुम इस तरह गुम थे कि मैंने तुम्हें 2-3 बार मुखातब किया लेकिन तुमने तवज्जो नहीं दी। मैंने सोचा कि तुम जहनी तौर पर सो रहे हो और मैंने उन लोगों को इतला दी थी कि फ़ौरन आ जाएं, जगह भी बता दी और मैंने और हमारा ये सफ़र अच्छा खासा तवील था। चुनाचा अब ये हर जगह मुस्तैद हैं। कमाल है, और तुमने ये इतला कैसे दी? वायरलेस पर, लैरी कोइन ने जवाब दिया। तब वाकई मैं सो गया था और मैंने गहरी सांस लेकर कहा, क्योंकि इस दौरान मुझे कोइन की कोई आवाज़ सुनाई दी थी और वाकई मैंने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी थी, बस अपनी सोचों में गुम रहा था। हेलीकॉप्टर नीचे उतर गया। साहल की रेत भीगी हुई थी जिसकी वजह से फ़िज़ा में गिर्द नहीं उड़ी थी। नीचे स्टीमर के कुछ फासले पर खड़े हुए लोगों की तादाद 10 के करीब थी। हमारे लिए एहतराम से दरवाज़ा खोल दिया गया। मेरे बारे में भी यहाँ भी किसी ने कोई ख़ास सवाल नहीं किया और मैं लैरी कोइन के साथ नीचे आ गया। चंद अफराद ने लैरी कोइन से हाथ मिलाया और मेरी जानबी लोग मतवज्जा हुए, लेकिन लैरी कोइन ने मेरा उनसे तारफ़ कराना ज़रूरी नहीं समझा था। फिर हम उन लोगों के साथ स्टीमर में सवार हो गए। मैंने हेलीकॉप्टर के एक पायलट को अपने साथ स्टीमर समेत सवार होते देखा था, जबकि दूसरा पायलट हेलीकॉप्टर में ही मौजूद था। हम उस स्टीमर में सवार हुए तो स्टीमर के इंजन स्टार्ट हो गए और वह सुस्त रवि से आगे बढ़ने लगा। दूसरी जानब हेलीकॉप्टर फ़िज़ा में बुलंद हो रहा था और उसका रुख समुंदर की जानब था, लेकिन जो कुछ होने वाला था उसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। हेलीकॉप्टर बरक रफ्तारी से समुंदर की जानब जा रहा था। फिर मैंने उसमें से पायलट को नीचे कूदते हुए देखा। हेलीकॉप्टर काफ़ी आगे बढ़ गया, लेकिन उसके बाद एक शोले की शक्ल में भड़क उठा था। धमाका भी सुनाई दिया और हेलीकॉप्टर का मलबा समुंदर में गिरने लगा, जबकि पायलट गिरने वाला नौजवान बरक रफ्तारी से तैरता हुआ स्टीमर की जानब आ रहा था और स्टीमर से उसे ऊपर खींच लेने का इंतज़ार किया जा रहा था। मैंने गहरी सांस ली। लैरी कोइन वगैरह भी यही मंजर देखने के लिए स्टीमर के किनारे खड़े हुए थे। बिल आकर स्टीमर के पायलट को स्टीमर में खींच लिया गया और उसके फ़ौरन बाद स्टीमर का रुख तब्दील कर लिया और मैं किसी तफसील जानने की कोशिश में मसरूफ़ नहीं था। ज़ाहिर है कि अब सब कुछ जान लेना मेरे लिए मुमकिन नहीं था और ना ही मैं उसकी ज़रूरी महसूस कर रहा था। लैरी कोइन दूसरे लोगों से बातचीत करती रही और मैं एक जगह बैठ गया। स्टीमर का यह सफ़र तकरीबन 60-70 मिनट जारी रहा। इस दौरान हमें काफ़ी पेश की गई और मैंने इत्मीनान से काफ़ी कबूल कर ली और उसके छोटे छोटे घोंट लेते हुए गुजरे हुए वाक़यात पर गौर करने लगा। हालांकि मेरे ज़हन में यह जानने का तजस्सुस था कि स्टीमर का यह सफ़र कितना तवील होगा, लेकिन अब हर किस्म के तजस्सुस को दबाना भी ज़रूरी था। ख्वाह आदमी बिला वजह की उलझनों में मशगूल हो जाता है। मेरे जहन में मैडम टोरिसा आई। एलैंड आ गया, जो बेचारा उसे मेरे ही हाथों मारा गया था। मैडम टोरिसा को वहाँ से फ़रार होना पड़ा क्योंकि कारबो ने हमारे प्रोग्राम के बारे में तफसीलात मालूम कर ली थी और फिर वो लोग उसने मुझे ज़ैम्बूका की हैसियत से उस महम पर भेजा था, मगर कसूर मेरा भी तो नहीं था। मैं ना ज़ैम्बूका था और एक कमबख्त ने चेहरे पर कालक लगाती थी जो साफ़ किए साफ़ नहीं हो रही थी। भला हो बेचारे डैन गार्बो का कि कम अज़ कम उसने मेरी ये रूह स्याही तो ख़त्म कर दी, वरना न जाने कब तक वही मनहूस शक्ल लिए फिरता रहता और लोग मुझे ज़ैम्बूका और न जाने क्या क्या समझते रहते। बहरतौर अपनी सूरत अपनी ही होती है और वैसे इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया का सबसे बड़ा गद्दार था। किसी एक शख्स से भी मैंने वफा नहीं की थी और इसलिए मेरे ना जाने क्या कुछ किया था।
बहुत से लोगों से मुझसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता की थी और मुझे अपनी ज़ात में शामिल करने के लिए ना जाने क्या क्या जतन किए, मगर तकदीर ने कभी किसी एक का साथ ना कबूल करने दिया। पता नहीं ये इल्ज़ाम तकदीर पर दिया जा सकता है या नहीं, और ख़ुद मैंने भी तो शायद किसी के साथ जज़ब होने की कोशिश नहीं की थी। पता नहीं क्यों इस दुनिया में मेरा किसी के साथ दिल ही नहीं मिलता था, कभी भी और कहीं भी। लेकिन इस सिलसिले में मेरे अपने किसी खास जज्बे का कोई दखल भी तो नहीं था, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि मैं लैरी कोहेन के साथ वफा कर सकूंगा। उस बेचारी का काम मेरे ज़रिए बन गया था और दूसरी बेचारी का काम मेरे ज़रिए बिगड़ गया था। बताइए, एलन डॉग अपने भाई का इंतकाम लेना चाहता था जिसे कत्ल कर दिया गया था, और मैं उसी काम से उसी के साथ था। लेकिन लैरी कोहेन को मिल जाने की वजह से सब गड़बड़ हो गया और मैं उसके साथ किसी नामालूम मंजिल की तरफ जा रहा था। सोचो कि ये दायरे फैलते रहे, और जब स्टीमर की रफ्तार सुस्त हुई तब मैंने चौंक कर सामने देखा। लैरी कोहेन का कहना दुरुस्त था, मैं सोचों में गुम होकर सो ही जाता था, वरना दूर से उस आबदोज को देखना मुश्किल काम ना होता जो अब मुकम्मल तौर पर सीता समुंदर पर नज़र आ रही थी, और स्टीमर उसी की जन्म रवां दवा था। मैंने हैरान निगाहों से आबदोज को देखा, वहाँ भी हमारे इस्तकबाल के लिए लोग नज़र आ रहे थे। स्टीमर आबदोज के करीब पहुँच गया और वहाँ से हमें आबदोज में मुंतकिल होना पड़ा। चंद लम्हात के बाद मैं आबदोज के अंदर उतर गया था। दूसरे लोग लैरी कोहेन से महू गुफ्तगू थे, लेकिन लैरी कोहेन ने उनसे ये कहकर पीछा छुड़ा लिया कि वह शदीद थकन का शिकार है और कुछ वक्त आराम करना चाहती है। गालबन उससे पूछा गया था कि क्या उसके साथी को भी उसके साथ ही जगह दे दी जाए, तो लैरी कोहेन ने उन लोगों को यही हदायत कर दी और फिर हमें आबदोज के शायद वाहद कैबिन में मुंतकिल कर दिया गया। कैबिन ज़्यादा कुशादा नहीं था लेकिन आरामदा था, लेकिन लैरी कोहेन ने मुझे सामने बैठने की पेशकश की और फिर खुद भी मेरे साथ एक बर्थनुमा बिस्तर पर पाँव लटका कर बैठ गई और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। मैं जानती हूँ डियर मून कि तुम कैसे कैसे जहनी मराहल से गुजर रहे होगे, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि यह सब कुछ तुम्हारे लिए कोई अजनबी चीज़ नहीं। तुम भी गालबन उसी मकसद के लिए इस दुनिया में आए हो। ये बात तुमने बिल्कुल दुरुस्त कही लैरी कोहेन। मैं दुनिया में इसी मकसद के लिए आया हूँ, लेकिन अपनी मर्ज़ी के बिल्कुल ख़िलाफ़। बहरतौर इन लोगों से बहुत सी बातें करनी हैं, लेकिन मैंने महसूस किया कि तुम बोर हो रहे हो, चुनाचा मैंने उनसे माजरत कर ली। कौन लोग हैं ये? क्या रेड स्नेक के अरकान? नहीं, इसका ताल्लुक उस मुल्क से है जो दस्तावेज़ के असूल के लिए रेड स्नेक की खिदमत हासिल कर चुका है और इस सिलसिले में रेड स्नेक के साथ ज़बरदस्त ताअवुन करता रहा है। ओहो, इसका मतलब है कि बहुत आला पैमाने पर काम किया जा रहा है। हाँ डियर मून, लैरी कोहेन ने अजीब से अंदाज में कहा। उसकी आंखों में एहसान मंदी के जज्बात नज़र आ रहे थे। चंद लम्हात खामोश रहने के बाद उसने कहा, लेकिन डियर मून, मैं एक बात जानती हूँ कि मेरे फरिश्ते भी ये नहीं मालूम कर सकते थे कि दस्तावेज़ किस टूटे हुए मुजस्मे के बदन में पोशीदा है, और यकीनी तौर पर मैं उसके असूल में नाकाम रहती। मैं खुलूसे दिल से एतराफ़ करती हूँ कि इस सिलसिले में सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी मदद से कामयाब रही हूँ, लेकिन एक बात और भी कह देना चाहती हूँ तुमसे, और ये बात मेरे दिल की गहराइयों से निकल रही है, और वो ये कि तुम किसी भी तौर इसके लिए मजबूर नहीं हो कि यह दस्तावेज़ मेरी ख्वाहिश पर उस मुल्क के हवाले करो। अगर तुमने अपने तौर पर किसी से मुआहदा कर लिया है और तुम ये समझते हो कि इस मुआहदे की पाबंदी करना ज़रूरी है, तो मैं तुम्हारी एक पक्की और सच्ची दोस्त के सिये से ये यकीन दिलाती हूँ कि किसी को दस्तावेज़ की हवा भी नहीं लगने पाएगी, और वही होगा जो तुम चाहोगे। बात दरअसल यह है डियर मून, मैं वो दौलत नहीं चाहती जो इस दस्तावेज़ के बदले मुझे हासिल होने वाली है, बल्कि मुझे तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा साथ दरकार है। पहले मैं भी उसकी ख्वाहिशमंद थी, लेकिन न जाने क्यों तुमने हमें छोड़ दिया, और मैं उस दौर की औरत नहीं हूँ जो अज़हार इश्क करके खुद को जिंदा रखती है। लेकिन इंसानी फितरत और शायद इंसानी तलब यही होती है कि कोई एक शख्स ख़ास तौर किसी एक से मुतासर हो जाए और उसी की ज़रूरत महसूस करता रहे। ज़माना कदीम में उसे इश्क का नाम दिया जाता था और उसके बारे में बहुत सी दास्तानें मशहूर कर दी जाती थी, लेकिन इस जदीद दौर में अगर साइंस इस मौजू पर तहकीकात करे तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि ऐसे शवाहद मिलेंगे जो इंतहाई हैरतनाक होंगे। मसलन तुम्हारे जिस्म की तख्लीक में कोई ऐसा हिस्सा ज़रूर इस्तेमाल किया गया होगा जिसका बकिया हिस्सा मेरे वजूद में मौजूद होगा, और हम एक दूसरे की तलब ज़हनी तौर पर नहीं बल्कि अंदरूनी तौर पर करते हैं और इसको मुख्तलिफ जज्बों का नाम दे देते हैं। मेरा ख्याल है मैंने बहुत अहमकाना अंदाज में इस बात की वजाहत की है
लेकिन इसका मफहूम तुमने समझ लिया होगा। बाद लोग सिर्फ अपनी ज़ात की बिना पर कीमती होते हैं, किसी चीज़ की वजह से नहीं। और तुम डियर मंसूर मुझे अपनी ज़ात की वजह से अजीज़ हो। मेरे और तुम्हारे वजूद में कोई मुश्तरक हिस्सा ज़रूर मौजूद है जो हर लम्हा एक दूसरे को तलब करता रहता है। मुझे माफ़ करना, और ये जुमला कहते हुए शायद गलती कह गई हूँ। ये तलब मेरी है, तुम्हारी तरफ से इसका इजहार नहीं हुआ। इसका भी कोई सांसी पहलू होगा। बात कहने की यह थी कि अगर उस दस्तावेज़ के सिलसिले में तुम्हारा किसी से कोई माहदा हो चुका है जिसे तुम तोड़ना नहीं चाहते, तो यूँ समझ लो कि मैं इससे दस्तबरदार, और हम इन लोगों के लिए काम करेंगे जिनसे तुम माहदा कर चुके हो। तुम्हारी यहाँ से वापसी कम अज़ कम इस बात का पता देती है कि तुमने जिस मकसद के लिए उनसे तावन किया था वो पूरा हो चुका है, और ज़ाहिर है कि तुमने अपनी वापसी की इतला उन्हीं अल्फाज में दी होगी। मेरे इस सवाल पर लैरी कोइन हंसने लगी, फिर बोली, नहीं, यह बात नहीं है। मेरी वापसी ख़ास प्रोग्राम के तहत थी, और अगर हम दस्तावेज़ का सौदा उन लोगों से भी कर लेते हैं तो भी उन्हें हवा भी नहीं लगने दी जाएगी कि दस्तावेज़ हमारे पास मौजूद है। मैंने एक गहरी सांस ली। लैरी कोइन की बात मेरी समझ में आ गई थी। मैंने आहिस्ता से कहा, तुम पहले भी मुझे जानती हो और जान चुकी हो डियर लैरी कि मैं वो नहीं हूँ जो समझ लिया जाता हूँ। मैं तो बस एक डिमी आदमी हूँ जो हर जगह बिल्कुल ठीक होती है, बिल्कुल ठीक। और ये लफ्ज़ मेरी ज़िंदगी से चिस्पा हो चुका है। जिसने जो चाहा उसे मान लिया, ना माना तो मुसीबतों का शिकार हुआ। बहरतौर मकसद ये है कि उस वक़्त भी मुझे एक अजीबोगरीब वाक़यात का सामना करना पड़ा था, और ऐसे वाक़यात मेरी ज़िंदगी का जज़्बा बन चुके हैं, और उन्हीं के हाथों मैं खेलता रहा हूँ। इस दस्तावेज़ की फ़रोख्त से मेरा कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है, ना ही मैंने इसके सिलसिले में किसी से जज्बाती कसम खाई है। पहले कभी एक बार ऐसा हो चुका था कि दूसरे चंद लोग एक मसले में मेरी खिदमत हासिल कर चुके थे, लेकिन मैंने तुम्हें सब पर तरजीह दी, और वाक़यात ने वही कहानी फिर से दोहरा दी। तुम रेड स्नेक के लिए काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लैरी कोइन की आंखों में तशक्कर के जज्बात नजर आए। वो देर तक मुझे देखती रही, और उसकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत की कैफियत पैदा हो गई, जिसे मैंने भी महसूस किया। और फिर वो आहिस्ता से बोली, चले क्यों गए थे? लैरी, तुम्हें अपने बारे में मुख्त से तफसील बता चुका हूँ। यूँ समझ लो कि ज़िंदगी पर कभी मेरा कोई इख्तियार नहीं रहा। मैं बस इसका शिकार रहा हूँ। जहाँ तक अपनी ज़िंदगी गुजारने का मसला है, तो उसके लिए मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही बात आती है। जिस तरह आम लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, एक घर होता है उनका, उनसे मुतल्लक चंद अफराद होते हैं, फिर अफराद का इजाफा होता है, और उसके बाद वो शख्स बूढ़ा हो जाता है। कभी उससे मुख्तलिफ नहीं सोचा, और मैं ज़िंदगी की तमाम रवायतों में ज़िंदा रहना चाहता था, लेकिन समझ में नहीं आता कि मेरे लिए मुख्तलिफ रास्ते क्यों मुंतखब कर दिए गए। मैं अपनी ज़िंदगी में वो मकाम कभी नहीं पा सका लैरी, जो आम इंसानों में होता है। बस यूँ समझ लो कि वक़्त ने मुझे वो मौका ही फराहम नहीं किए, और एक नाकाम ज़िंदगी से निकलने की जद्दोजहद में मैं मुख्तलिफ रास्तों पर भटकता रहा। मैंने वो कभी ना चाहा जो मेरे साथ हुआ, और फिर मुख्तलिफ कैफियतों में तस्लीम किया जाता रहा। मेरी असल शख्सियत में मुझे किसी ने ना माना, यहाँ तक कि वक़्त ने मुझे यह सिखा दिया कि मैं जो कुछ कहूँ वो गलत है, दुनिया जो कहे वो दुरुस्त। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया। ये लफ्ज़ मेरी ज़िंदगी से चिस्पा हो गया है लैरी कोइन। अभी आखिरी वाक़या ले लो। सहराए आदम अफ्रीका में मैं एक जाल में फंस गया था, और वो भी कुछ लोगों की वजह से। वहाँ मेरी सूरत तब्दील कर दी गई, और मुझे एक अफ्रीकी इंसान बना दिया गया। मामलात ख़त्म हुए, और मैं वहाँ से वापस पलटा तो मेरा चेहरा स्याह फामों का चेहरा था, और मैंने सोचा कि कम से कम इस सूरत में मेरी शक्ल किसी से न मिलती होगी। लेकिन मुझे ज़म्बूका के नाम से पुकारा गया, और ये महम मेरे हवाले कर दी गई, यानी उस दस्तावेज़ का हसूल। जबकि मैं ज़म्बूका नहीं था लैरी, मैं एक मकाम पर ठहरना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, इस मकाम का कोई वजूद ही नहीं है। लैरी कोइन थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर उसने आहिस्ता से कहा, मैं जो कुछ कहूँगी तुम मेरी हवस या खुद परस्ती मत समझना, ना इसे खुद गर्जी का नाम देना मंसूर। वक़्त तुमसे जो कुछ चाहता है, बेशक तुम वक़्त को वही दो, लेकिन उससे इनहराफ तुम्हारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ वाक़यात का महरक बन जाता है। बेहतर यह है कि तुम उसी हैसियत को बरकरार रहने दो, लेकिन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो मंसूर होना मंसूर ही रहो, और उसी हैसियत उसी नाम से वक़्त के हाथ साथ सफ़र करो। देखो, मैं एक बार फिर तुम्हें दावत देती हूँ कि रेड स्नेक को अपना लो। उसकी तफसील तकरीबन तुम्हारे इल्म में है। लैरी किंग अपने ज़माने में रेड स्नेक के एक सरगर्म रुकन रहे, और फिर उन्हें ज़वाल के लम्हात देखना पड़े
और रेड स्नेक तारीकी में गुम हो गया। लेकिन जब वो हालात की गर्दिश से निकले तो उन्होंने अपनी ज़िद के तहत रेड स्नेक को फिर से ज़िंदा किया और बिल आखिर उसे उस मकाम तक पहुंचाने में कामयाब हो गए जो किसी ज़माने में उसका था। हम बाप बेटी ने एक मखसूस लाया अमल तय किया और अपनी भाग दौड़ किसी के हाथ में नहीं दी। मैं जो कुछ करती हूँ अपने डैडी के इशारों पर करती हूँ, और जैसा कि तुम्हें इल्म है कि लैरी किंग रेड स्नेक के लिए काम तलाश करते हैं और ख़ुद ग्रोह से बहुत दूर रहते हैं। गोया वो ब्रेन है और हम बॉडी। वो सोचते हैं, हम अमल करते हैं। और मंसूर, ये बात तुम्हारे इल्म में है कि डैडी ने उस वक़्त में आर्टन डोरल के सीए से कबूल किया था, लेकिन बाद में हमने तुम्हें मंसूर तस्लीम कर लिया। आज भी रेड स्नेक तुम्हारे लिए है। तुम ब्रेन और बॉडी दोनों बन जाओ। जिस मरहले पर अपनी ज़रूरत महसूस करो उस मरहले पर रेड स्नेक को सहारा दो। बाकी रहा तुम्हारी ज़ाती ज़िंदगी का ताल्लुक, तो मैं आज भी तुम्हें ये पेशकश करती हूँ कि अपना एक घर बनाओ, अपना एक मकाम बनाओ। उस घर में एक आम इंसान के सीए से रहो। तुम पर कोई पाबंदी नहीं होगी। तुम अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ रेड स्नेक के लिए कुछ करो। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मैं तुम्हें चाहती हूँ मंसूर, लेकिन कभी ये ना चाहूँगी कि तुम्हारी ज़ात पर मुसल्लत हो जाऊँ। तुम्हें अपनी ज़िंदगी अपने तौर पर गुजारने की इजाज़त होगी और तुम कभी किसी के ज़ैर असर नहीं आओगे। मैं तुम्हें एक मकाम देना चाहती हूँ, एक ऐसा मकाम जिसमें तुम अपनी पसंद के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सको, और ये वादा करती हूँ तुमसे कि उसे कभी एहसान तस्वर नहीं करूँगी। ये एक तावन होगा। जहाँ तुम हमारे लिए काम करने पर आमादा हो गए वहाँ हम तुम्हें अपने काम में शामिल करेंगे, और जहाँ तुम्हें इनहराफ होगा हम अपने तौर पर अमल करेंगे। मैं समझती हूँ कि इसके अलावा और कोई पेशकश मेरे जहन में नहीं आई जो मैं तुम्हें कर सकूँ। लेकिन मंसूर, दुनिया के हाथों में खेलने की बजाय दुनिया को अपने हाथों में खिलाओ, और तुम ये तो कर सकते हो और तुम में कुव्वत है। अब तुम खुद देखो कि कामयाबी किस तरह तुम्हारे कदम चूमती है। कौन कौन इस दस्तावेज़ के असूल के लिए कोशा नहीं था। मैं खुद रेड स्नेक के हवाले से कहती हूँ कि जितनी शदीद जद्दोजहद के बाद मैं शील्ड स्टोन तक पहुँची थी वो आम लोगों के बस की बात नहीं। और मैं तुम्हें ये भी बताऊँ कि बहुत से ममालिक इस दस्तावेज़ के असूल के लिए कोशा हैं लेकिन हासिल नहीं कर सके, और दस्तावेज़ उस वक़्त तुम्हारे लिबास में मौजूद है। गोया कामरान कौन रहा? तुम मंसूर। कामयाबी तुम्हारी तकदीर है, लेकिन तुमने अपनी तकदीर दूसरों के हाथ में दे दी, और मुझे माफ़ करना, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम खुद अपने आप को उस जगह पर क्यों तस्लीम नहीं करते जो तुम्हारा मकाम है? तुम क्यों इस दुनिया से फ़रार हासिल करना चाहते हो? इस दुनिया में अपना नाम अपने मकाम के साथ रहो। मैं समझती हूँ कि तुम्हें उससे कोई नहीं रोक सकता, और अगर तुम समझते हो कि इसकी बुनियाद किसी और के हाथों डाली जाए तो लैरी किंग तुम्हें इसकी पेशकश करती है। एक दोस्त एक सच्चे साथी के सीए से बोलो और फैसला करो, और फैसले सिर्फ लम्हों में होते हैं। जिन फैसलों को तवील अरसे के सोच के बाद किया जाता है, मेरे फ़लसफ़े के तहत वो कामयाब नहीं होते और उनमें बहुत सारी उलझनें पैदा हो जाती हैं। मैं कहती हूँ कि जब तकदीर तुमसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम लेती है तो कम से कम एक बार तो तकदीर को तुम अपनी मर्ज़ी के ताबे करो, और फिर देखो कि वह तुमसे किस कदर इनहराफ करती है। लैरी कोई ने बड़ा फ़िक्र अंगेज़ फ़लसफ़ा मेरे सामने पेश किया था और मैं उस पर गौर कर रहा था। वह सवालिया निगाह से मुझे देखती रही, और ना जाने क्यों मुझे एहसास हुआ कि इस वक्त उसकी आंखों में सच्चाई है, उसके अल्फाज में हकीकत है, और जो कुछ वह कह रही है उसमें खुद गर्दी का कोई जज्बा पोशीदा नहीं। चुनाचा जब दिल ये फ़ैसला कर ले तो फिर वाकई बेकौल लैरी को इनके आखिरी लम्हे में देर नहीं होनी चाहिए। और मैंने गर्दन झटक कर कहा, ठीक है लैरी, मैं तुम्हारे इस मंसूबे पर अमल करने के लिए तैयार हूँ, और इस बात के कहने में भी आर महसूस नहीं करता कि इसमें बुनियादी तौर पर मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं खुलूस दिल के साथ तुम्हें अपनी खिदमत पेश करती हूँ, और मैं खुलूस दिल के साथ ये दस्तावेज़ तुम्हारे हवाले करता हूँ। लेकिन इससे जिस तरह के भी फ़ायदे हासिल हों उनमें मेरा हिस्सा सिर्फ इतना रख लेना कि जो कुछ तुमने कहा है उसे पूरा कर डालो। हमारे दरमियान ये सौदा हो गया मंसूर, और तुम अब अपना जहन आने वाले वक्त के तसव्वुर से आज़ाद कर दो और ख़ुद को सुकून दो। माजी के एक एक नक्श को भूल जाओ। मैं तुम्हारे लिए एक नई दीवार तामीर करूँगी जो सफ़ेद और सादा होगी, और उस पर बनने वाला हर नक्श तुम्हारी अपनी पसंद के मुताबिक होगा। ये मेरा वादा है। ओके डियर, मैंने जवाब दिया, और दर हकीकत इस तमाम तवील अरसे में पहली बार मुझे एक जहनी सुकून का एहसास हुआ, और ये जहनी सुकून इतना कीमती था कि मेरे लिए कि नाकाबिले बयान था। आप दोस्त का सफ़र बहुत खुशगवार रहा,
लैरी अमूमन मेरे साथ ही रहती, लेकिन उसने बिलाशुबा मेरे ज़हन पर एक लम्हा भी बार बनने की कोशिश नहीं की। इधर उधर की बातें तो होती रहती, आबदोज़ में मौजूद अफराद के साथ उसकी मीटिंगें जारी रहती। फिर आबदोज़ का यह सफ़र एक दिन ख़त्म हो गया और समुंदर ही में हमें एक जहाज़ पर मुंतकिल होना पड़ा, जो एक मुल्क की बहरिया का जंगी नोयत का हमल था। गार्डमैन रेड स्नेक ने यह बात उस मुल्क के अफराद को बता दी थी कि दस्तावेज हासिल हो गई है और वो कामयाबी से उसे उस मुल्क के हवाले करने पर तैयार हैं। दस्तावेज अभी तक मेरे पास मौजूद थी। अपने तौर पर मैंने उस खतरे का एहसास भी किया था कि हो सकता है कि दरमियान में कोई और गड़बड़ हो जाए, लेकिन जहाज़ के 48 घंटे के सफ़र में भी ऐसी कोई गड़बड़ ना हुई। और फिर जहाज़ जिस मुल्क की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ वो मेरा पसंदीदा तरीन मुल्क था, और उस मुल्क का हुस्न नाकाबिले बयान, जहाँ ज़िंदगी गुजारने को एक हसीन तसव्वुर समझा जाता। और मैंने यहाँ आमद पर अपनी खुशी का इजहार किया और हम बंदरगाह पर उतरकर सरकारी गाड़ी में एक आला दर्जे की इमारत में पहुँचा दिए गए। यहाँ लैरी को बाकी काम करना थे, चुनाचा मुझे उस वक़्त भी इन तमाम मामला से लहदा रखा गया, क्योंकि मैंने खुद ही उसकी पेशकश की थी। लैरी यहाँ भी तकरीबन 20 घंटे मसरूफ़ रही और मैंने वह दस्तावेज़ उसके हवाले कर दी, इसलिए कि मेरा उन मामला से कोई तलक नहीं रहा था। 20 घंटे की इस मसरूफियत के बाद लैरी मेरे पास आ गई। उसने मुझसे कहा, मंसूर, हमने नहायत कामयाबी से अपना मिशन को पूरा किया और अब मैं बिल्कुल फारग हो गई हूँ, आओ चलते हैं। एक खूबसूरत खुली छत की कार में बैठकर मैं लैरी के साथ एक हसीन तरीन इलाके में आ गया। यहाँ छोटे छोटे खुशनुमा जंगले बने हुए थे, जिनके अक्म में एक दरिया बह रहा था। किनारे सरसब्ज़ घास और दरख्तों से लदे हुए थे। एक मसाली ज़िंदगी हमारे सामने थी। उन्हीं में से एक खूबसूरत बंगले में लैरी कोइन मुझे ले गई और फिर उसने मुझे जंगले की सैर कराई। मैं उसकी जगह को रोए ज़मीन की हसीन तरीन जगह कह सकता हूँ। बड़ा सुकून था यहाँ। सामने बहता व वसी और रीज़ दरिया, जिसके किनारे पर छोटे छोटे पैब बने हुए थे और उनके दरमियान ज़िंदगी रमा दमा थी। दरिया के साल पर कश्ती रानी के शौकीन और कुदरती मौसम से लुत्फ़ उठाने के ख्वाहां गोल दर गोल नज़र आते और उनका नज़ारा हम अपने इस छोटे से घर में बैठकर कर सकते थे। लैरी कोइन मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, कहो मंसूर, ये जगह तुम्हें कैसी लगी? बहुत खूबसूरत, बेहद पुरसुकून। एक सुकून की ज़िंदगी का लुत्फ़ लेना चाहो तो उसके लिए तुम्हारे पास ये घर मौजूद है, और जब रमा दमा ज़िंदगी की ख्वाहिश हो तो ये खुली छत की कार अब तुम्हारी मलकियत है और शहर की सड़कें कुशादा हैं। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम पर मसलत नहीं रहूँगी। ये घर अब तुम्हारी मलकियत है, और जहाँ तक इस मुल्क की शहरियत का सवाल है तो यूँ समझ लो कि वो सब तुम्हारी ज़िम्मेदारी नहीं। अगर यह जगह कभी ना पसंद आए और अपनी पसंद की ज़िंदगी कहीं और गुजारना चाहो तो रेड स्नेक की खिदमत तुम्हारे लिए हाजिर हैं। इस घर में 4 मुलाजम हैं, जिनमें एक बूढ़ी औरत और 3 मर्द। बूढ़ी औरत घर की देखभाल करती है और मर्दों में से 3 की जिम्मेदारी मुख्तलिफ हैं। ये लोग तुम्हारे आर्जी मुलाजम हैं। यहाँ अपनी पसंद के जिन अफराद को रखना चाहो तो मैं इसकी मुकम्मल इजाज़त है और मैं बहुत जल्द तुम्हारा अकाउंट तुम्हें पेश कर दूँगी। उसके अलावा भी मंसूर, अगर किसी और चीज़ के ख्वाहिशमंद हो तो ज़ाहिर है मेरे और तुम्हारे दरमियान राब्ता रहेगा। मैं एक लम्हे के लिए जज्बाती हो गया और यह सब कुछ नाकाबिल यकीन था। इस दुनिया से एतमाद इस कदर उठ गया था कि अब खुद अपना मजाक उड़ाने को जी चाहता। ना जाने क्यों लैरी कोइन के ये अल्फाज हकीकत नहीं लग रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर सच्चाई थी और ये सच्चाई उसके अमल से भी नुमायां थी। मैंने भराई हुई आवाज़ में कहा, और इसके अवज़ मैं तुम्हें क्या दूंगा लैरी? इसके अवज़ लैरी ने अजीब से लहजे में कहा, और चंद लम्हात वो खामोश रही। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई जज्बाती कशमकश हो रही हो। फिर उसने खुद को संभालते हुए सपाट लहजे में कहा, ये जो कुछ है मंसूर, और मैंने इसमें तुम्हारे साथ कोई एहसान नहीं किया। जो दस्तावेज तुमने मुझे दी हैं उसके बदले में हमें एक भारी मुआवजा वसूल हुआ, जिसके मैंने 4 हिस्से किए हैं। एक हिस्सा रेड स्नेक के उन कारकुनों के लिए जो हमारे साथ काम करते हैं, दूसरा हिस्सा मेरा, तीसरा मिस्टर लैरी किंग का और चौथा हिस्सा तुम्हारा। ये चौथा हिस्सा इतना है कि मैंने तुम्हें जो कुछ पेश किया वो उसका 5% भी नहीं। असूलन मुझे उस दस्तावेज से हासिल शुदा रकम का 1% भी अपने लिए नहीं रखना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा कर लिया है क्योंकि मंसूर, तुमने दोबारा रेड स्नेक को इज़्ज़त बख्शी और जिस काम के लिए बेशुमार लोग मसरूफ़ अमल थे उसमें रेड स्नेक को सरफरादी से हमकिनार कराया और इस तरह रेड स्नेक की साख बहाल की। डियर, और ये तमाम बातें कारोबारी नौयत की हो रही हैं और मैंने ये सब कुछ कर लिया है और बाकी जो कुछ है वो भी करने का इरादा रखती हूँ।
लेकिन इन कारोबारी बातों से हटकर भी अगर मैं या तुम एक दूसरे के लिए कुछ करें तो मैं समझती हूँ कि दोस्ती के रिश्ते में हमने ये सब किया और उसे आसान नहीं समझा जा सकता। बिल्कुल डेरी कॉइन, बिल्कुल। और मैंने पुरजोश अंदाज में कहा, चुनाचा अगर हिसाब की बात है तो मैंने ये हिसाब तुम्हारे सामने पेश कर दिया। तुम्हारे उस चौथे हिस्से का बकिया जो कुछ है उसे भी मैं ही अपने तौर पर इस्तेमाल करूँगी और तुम मुझे उसका हक दोगे। इसके बाद सारे मामला दोस्ती के हिसाब में आ जाते हैं और बराह करम मुझसे दोस्ती का हिसाब कभी मत मांगना। लैरी कोइन की आवाज़ भर आ गई। ओह सॉरी, मेरा ये मकसद नहीं था। कैसा हिसाब किताब? मैं तो खुद तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। जिस ज़िंदगी की झलक तुमने मुझे दिखाई है वो मेरे तस्वर में भी नहीं थी। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं किस किस तरह भटकता रहा हूँ। माजी का भूल जाना ही बेहतर होता है और वो माजी जो तलख यादें रखता हो किसी भी तरह याद रखने के काबिल नहीं होता। तुम भी अपने माजी को ज़हन से खुर्ज फेंको और वह तुम्हें कुछ नहीं देगा। अब इजाज़त चाहती हूँ, कुछ और जिम्मेदारियाँ भी मुझे पूरी करनी हैं। वैसे मैंने मिस्टर किंग को तुम्हारे बारे में इतला दे दी, शायद वो भी तुमसे जल्दी मुलाकात करें। बहुत खुश हुए थे तुम्हारी वापसी का सुनकर। लैरी कोइन को मैंने रोकना मुनासिब नहीं समझा। खुद भी तन्हाई में अपने आप को ये यकीन दिलाना चाहता था कि जो कुछ मेरे कानों ने सुना, जो कुछ मेरे सामने है और उसमें कोई चीज़ झूठ नहीं। चुनाचा मैंने उसे रुखसत किया। वो अपने राब्ते के लिए मुझे अपना टेलीफोन नंबर दे गई जिसे मैंने महफूज कर लिया। जब लैरी चली गई तो मैं उस खुशनुमा मकान में उस जगह जा बैठा जहाँ से अकब में बहते हुए वसी और अरीज दरिया, उसके किनारे फैली हुई दिलचस्पियाँ मेरी निगाहों के सामने आ जाती थीं। ख्वाबों की ये जन्नत कितनी हसीन थी उसका तस्वर भी मेरे लिए मुमकिन नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि ये जन्नत किसी के ज़ैर तहत नहीं थी। मैं उस चार दीवारी का हुक्मरान था और यहाँ पूरे एतमाद के साथ रह सकता था। इसमें कोई शक नहीं था कि इस जन्नत का इंतखाब भी मेरे लिए अजीज़ों ही ने किया था। लेकिन यह भी एक ठोस सच्चाई थी कि मैंने उसके असूल के लिए अमल भी किया था, किसी भी हैसियत से सही। लेकिन लैरी कोइन ने खुद एतराफ़ किया था कि वह दस्तावेज़ के सिलसिले में उसे जो रकम वसूल हुई ये उसका चौथा हिस्सा है और मुझे बाकी 3 हिस्सों से कोई दिलचस्पी नहीं। ये चौथा हिस्सा भी काफ़ी था। मैं बेहद मसरूर हो गया। रफ्ता रफ्ता मुझे इस बात पर यकीन आता जा रहा था कि इस बार जो कुछ हुआ उसमें कोई खुफिया खौफ पोशीदा नहीं। और बाकी रहा मेरी शख्सियत का सवाल, तो उसे पोशीदा रखने के लिए ये 4 दीवारी काफ़ी है। मैंने बहुत सा वक्त यहाँ गुजारा। रात को अपने रूम में सो गया। बूढ़ी मुलाजमा जिसका नाम मिसेस पाल था मेरे लिए ममता का सा अंदाज रखती। चारों मुलाजमों ने मुझसे अपना तारफ़ खुद करा था और अपनी अपनी खिदमात बताईं। बहरहाल वक़्त फिर एक ख्वाब की सी कैफियत इख्तियार कर गया और मुझे बस इस बात का खौफ था कि कहीं इस ख्वाब से मेरी आंख ना खुल जाए। दूसरा दिन भी बस अपने मकान की 4 दीवारी में घूमते हुए गुजरा। पूरा दिन ना तो लैरी कोइन ने मुझसे रब्ता कायम किया और ना ही मैंने उसे टेलीफोन करने की कोशिश की। शाम को 5 बजे हसीन टेरेस के सामने के हिस्से में बैठकर मैंने बाहर निगाहें दौड़ाते हुए लैरी कोइन के बारे में सोचा और जहन के किसी गोशे में यह ख्याल रेंगने लगा कि शायद लैरी मुझसे मोहब्बत करती है। लेकिन उस मोहब्बत के जवाब में मैं उसे क्या दे सकता हूँ कि ज़िंदगी भर का साथ। लेकिन सवाल मेरे लिए ज़रा परेशान कौन था, क्योंकि लैरी रेड स्नेक की सरबराह थी और एक ऐसी लड़की को ज़िंदगी का साथी बनाना किसी तौर मुमकिन नहीं। और फिर मैं ये चाहता भी नहीं था। मेरे ज़हन में अव्वल तो कभी ये तस्वर भी नहीं आया कि जिन हालात में गुजारा कर रहा हूँ उनमें किसी ऐसी लड़की की गुंजाइश भी हो सकती है जो मेरी बीवी हो। सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी दूसरे मामलात से मैं हमेशा ही अलग रहा। औरत के सीए से मुतारफ़ कराने वाली शख्सियत तो ऐश की थी जिसने अपने ख़ानदानी काकटेल पिलाकर मुझे गलत रास्तों पर डाल दिया। और उसके बाद बहुत से ऐसे किरदार आए जिन्होंने मेरे जहन और बाज़ औक़ात दिल को भी छू लिया। लेकिन उनमें कोई भी किरदार ऐसा नहीं था जिसके बारे में मैंने ये सोचा हो कि अगर वो मुझे पुरसकून हालात में मिल जाए तो मैं उसे अपनी बीवी की हैसियत से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँ। और बिलाशुबा लैरी कोइन भी ये हैसियत नहीं रखती थी। एहसान करना अलग बात है और दिल की आखिरी हदों को छू लेना दूसरी बात। और लैरी भी कम से कम इन हदों को नहीं छू सकती। बाकी अगर यूरोप की ज़िंदगी में रहकर उसी की रोशनी में सोचा जाए तो हर लड़की मेरे लिए ऐश बन सकती थी, वो चाहे लैरी कोइन ही क्यों ना हो। ज़हनी रो पता नहीं कहाँ भटक गई थी। इसके अलावा और करता भी क्या। लेकिन फिर तीसरे दिन मैंने सोचा कि यहाँ मुझ पर कोई पाबंदी तो नहीं, बाहर जा सकता हूँ, फिर खुद को क्यों कैद किए हुए हूँ।
ذہن ایک سوال کا جواب اس انداز میں دیا کہ باہر کی دنیا میں بھی میرے لیے خوف موجود ہے۔ یہ خوف زمین پر نہیں بلکہ میرے دل کی گہرائیوں میں۔ میں سوچتا ہوں کہ میرا یہ منحوس چہرہ میرے لیے کوئی نیا ہنگامہ نہ کھڑا کر دے۔ حالانکہ یہ ضروری تو نہیں کہ مجھے خود اعتمادی پیدا کرنی چاہیے اور اس خود اعتمادی کے ساتھ ہی آگے کی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے۔ واقعی یہ سب کچھ میرا ہی تھا، بلا شبہ یہ سب کچھ میرا ہی ہے، اور اسی اعتماد میں وقت گزر رہا تھا کہ چوتھے دن لیری کوئن میرے پاس پھر آ گئی۔ وہ اپنے ساتھ کچھ کاغذات لائی اور کافی نکھری نکھری نظر آ رہی تھی۔ ہیلو منصور، ہیلو، اور میں نے اسی پرجوش انداز میں اسے جواب دیا۔ تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ تم غیر مطمئن نہیں ہو۔ اچھے دوست زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہوتے ہیں، میں نے ممنون انداز میں کہا۔ کاش میں خود کو ایک اچھا دوست ثابت کر سکوں، اس نے جذبات میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر گردن جھٹک کر بولی، یہ تمام چیزیں بغور دیکھ لو، اب تم اس ملک کے ایک باعزت شہری ہو، ایک عمدہ کاروبار کے مالک جو تقریباً 3 سال سے نہایت ایمانداری سے جاری ہے۔ اس کی یہ مختصر تفصیل۔ لیری کوئن نے اپنی کارکردگی کی تفصیل میرے سامنے رکھ دی۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا، دیر تک یہی جائزہ لیتا رہا، پھر تعجب سے بولا، کیا یہ سب حیرت انگیز نہیں؟ میں اس کاروبار کا مالک اور یہ میرا عرصہ شہریت۔ بہت کچھ کرنا ہوتا ہے منصور، آرگنائزیشن ایسے ہی نہیں چلائے جا سکتے، نیک نامیاں ساتھ رکھنا پڑتی ہیں تاکہ کوئی نازک وقت سنبھالا جا سکے، اور یہ ادارہ اپنے معاملات میں بے حد پروقار ہے اور اس کا مالک گمنام ہے۔ ادارے کے کارکن تک اسے نہیں جانتے، لیکن اسے توسیع دینے کے لیے منظر عام پر آ گیا ہے اور یہ پہلے سے زیادہ پروقار طریقے سے کام کرے گا، کیا سمجھے؟ سمجھ رہا ہوں، میں نے آہستہ سے کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے اب بھی زندگی کے اس پرسکون موڑ کا یقین نہیں تھا کہ واقعی یہ سب کچھ جاری رہ سکتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ میرے ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا ممکن ہے؟ لیری کوئن مسکراتی نگاہ سے مجھے دیکھ رہی تھی اور غالباً میرے چہرے کے تاثرات بھی پڑ رہی تھی، اور یہ تاثرات محسوس کر کے اسے شاید خوشی ہو رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں کی ہلکی سی مسکراہٹ سے اسی کا اندازہ ہوتا تھا، اور میں نے اسے دیکھا اور اس کے بعد مسکرا کر ایک گہری سانس لی۔ منصور، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ تمہاری زندگی کے بارے میں مجھے معلوم ہے وہ بے حد حیرت انگیز ہے، لیکن حقیقت بھر بھی حقیقت ہوتی ہے۔ جو کچھ ہوا تم یوں سمجھ لو کہ تمہاری پچھلی زندگی کی تمام الجھنوں کا صلہ ہے۔ زندگی ایسی ہی کہانیوں کا نام ہے، اور اب تمہاری زندگی میں یہ نئی کہانی آئی ہے۔ خدا کرے کہ تم اپنی اس نئی کہانی سے مطمئن ہو جاؤ۔ حقیقت یہی ہے لیری، میری زندگی نے اتنے جھٹکے کھائے ہیں کہ اب یوں لگتا ہے جیسے باقی زندگی بھی جھٹکے کھاتے گزر جائے گی، بس یقین نہیں آتا کسی ٹھہراؤ پر۔ کوشش کرو یقین کی منزل میں داخل ہو جاؤ۔ میرا خیال ہے کہ جب تک زندگی میں کوئی دوسرا مرحلہ نہ آ جائے، اس وقت تک اپنے آپ کو اسی زندگی میں ضم کرنے کی کوشش کرو، چاہے اسی احساس کے ساتھ کہ تم پھر ایک نیا تجربہ کر رہے ہو۔ خدا کے لیے یہ طلسماتی خوشیاں تو نہ چھینو لیری، تجربہ نہیں اسے حقیقت ہی کہو۔ میں تو یہی کہنا چاہتی ہوں، لیکن تمہارے چہرے پر پھیلی ہوئی بے یقینی کا بھی حال پیش کر رہی ہوں۔ نہیں، رفتہ رفتہ یقین آ جائے گا، البتہ تم مجھ سے کچھ باتیں ضرور معلوم کرنی ہیں۔ ہاں، میں آئی اس لیے ہوں۔ تم نے کہا کہ ایک ادارے کا گمنام مالک ہوں، اور پھر اب یہ بات دوسروں کو کیسے باور کرائی جا سکے گی کہ میں اس کا مالک ہوں؟ اس کے ذمہ داری مسٹر گوڈیل پر ہے۔ مسٹر گوڈیل؟ ہاں، تمہارے قانونی مشیر، تمہارے ہر مسئلے کی الجھن کا حل۔ یہ کون ہے؟ یہ ایک بہت بڑے بیرسٹر جو خود بھی تمہیں اچھی طرح نہیں جانتے۔ دراصل میں نے تمہیں بتایا تھا کہ یہ ادارہ ریڈ اسنیک کی آڑ ہے۔ اس کے معاملات نہایت صاف ستھرے اور کسی قسم کی الجھن سے پاک ہیں، یعنی اب تک جو بھی کچھ بھی کاروبار کرتا رہا ہے اس میں بہترین ساکھ رکھتا ہے، اور قانونی طور پر یہ ایک انتہائی باعزت ادارہ ہے۔ مسٹر گوڈیل کو تمہارے بارے میں تمام معلومات فراہم کر دی گئیں۔ وہ خود بھی اس حقیقت سے آشنا نہیں ہیں کہ اس ادارے کی اصل حقیقت کیا ہے، لیکن اس کے ادارے کے قانونی مشیر کے حیثیت سے یہ بات انہیں معلوم ہے کہ ادارے کا مالک جو کوئی بھی ہے نہایت ایماندار شخص ہے، اور اب انہیں یہ تمام معلومات فراہم کر دی گئی ہیں کہ شاید ایک نگاہ میں وہ تمہیں پہچان بھی لیں۔ او میرے خدا، یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ ریڈ اسنیک کے لیے حیرت انگیز نہیں ہے، لیری کوئن مسکرا کر بولی۔ اب مجھے کیا کرنا ہوگا اس سلسلے میں؟ مسٹر گوڈیل کو تمہارا پتہ دے دیا گیا ہے اور تمہیں ان کا ٹیلی فون نمبر دیں گے۔ میں نے خود اپنے طور پر ان سے تمہاری ملاقات کرانے کی کوشش نہیں کی، اور نہ ہی مسٹر گوڈیل سے کوئی وعدہ کیا۔ البتہ جب تم ان کو ٹیلی فون پر طلب کرو گے تو اسی حوالے سے کرو گے، اور وہ تم سے ملاقات کرنے کے بعد تمام معاملات طے کریں گے۔ اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا ہوگا لیری؟ کچھ نہیں، صرف یہ کہ اس فائل کو پڑھ لو
उससे तुम्हें अपने इदारे के बारे में तफसीलात मालूम हो जाएंगी और ये पता चल जाएगा कि वो क्या करता है, और तुम इस इदारे के फ़रोग के लिए मिस्टर गोडियल से बात करोगे और ये कहोगे कि अब तुम अपना काम मुकम्मल कर लेना चाहते हो, यानी उस इदारे को वो शक्ल देना जो तुम्हारे जहन में है। तुम्हारे पास पूरा स्टाफ है। मिस्टर गोडियल खुद ही तुम्हें उस इदारे के सैर कराएंगे और तमाम लोगों को मुतारफ़ कराएंगे। इदारे के तमाम अफराद कानूनी मशीर बल्कि मुंतज़िम की हैसियत से मिस्टर गोडियल को जानते हैं। तो गोया तुमने सारे इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए। हाँ डियर, जब एक दोस्त को दोस्ती का हक़ अदा करना होता है तो उन चीज़ों का ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी है। अगर तुम उलझन में रहते तो फिर क्या लुत्फ़ आता। मगर लैरी, एक और सवाल मेरे जहन में चुभ रहा है। क्या? मुझे रेड स्नेक के लिए क्या करना होगा? मेरे इस सवाल पर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। चंद लम्हात खामोश रहने के बाद उसने कहा, मंसूर, अब ये बात कहे बगैर चाराकार नहीं कि मैं तुम्हें रेड स्नेक के सिलसिले में नहीं लाई। सच बात यह है कि तुमने वह दस्तावेज़ हमारे हवाले करके रेड स्नेक का एक ऐसा मिशन पूरा किया है जिसमें उसकी इज्जत, उसकी हैसियत दाव पर लग गई थी। कितने एहसानात करोगे हम पर, और हमने उन एहसानात का सिला तुम्हें भी दिया क्या? फ़िलहाल तुम ये समझ लो कि उस अरसे तक जब तक तुम खुद अपने तौर पर किसी ऐसे काम की ख्वाहिश का इजहार नहीं करोगे, रेड स्नेक तुम्हें किसी मसले में नहीं उलझाएगा। हाँ, अगर ऐसी ही कोई उलझन पेश आई जिसे तुम्हारे बगैर रफ़ा ना किया जा सके तो फिर तुमसे दरख्वास्त करेंगे, लेकिन उसके लिए भी शर्त यही होगी कि अगर तुम पसंद करो और खुद को इस ज़िंदगी में जम कर लेते हो और इन झगड़ों से हट जाना चाहते हो तो फिर यूँ समझ लो कि यह एक दोस्त की तरफ से तोहफ़ा है और उसके बाद तुम्हारे साथ कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। लैरी, बिलाशुबा ज़िंदगी में पहली बार तुमने मुझे दोस्ती पर एतमाद दिलाया है और मैं उसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। बस या कुछ और? उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। तो फिर बाकी बातें ख़त्म हो गई। मैं अब चलती हूँ। तुम्हारा काम यह है कि तुम पहली फुर्सत में यह फ़ाइल पढ़कर अपने इदारे के बारे में तफसीलात जान लो। मैं शायद काफ़ी अरसे तक तुमसे ना मिल सकूँ। कोई ज़िम्मेदारी तुम्हारे सुपुर्द की गई है? हाँ, मुझे स्पेन जाना है और वहाँ मेरी मुलाकात मिस्टर लैरी किंग से होगी। हम दोनों एक प्रोग्राम तरतीब दे रहे हैं और इस बार शायद हमारी मसरूफियात कुछ ज़्यादा हो जाएं। इन मसरूफियात में भाग दौड़ कम है और जहनी वर्जिश ज़्यादा। चुनाचा हो सकता है कि स्पेन में मुझे 1 से 6 महीने तक लग जाएं। ओह अच्छा, लेकिन इस दौरान तुम मुझे फरामोश नहीं करोगे मंसूर? लैरी ने उठते हुए कहा और मैंने उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया। इस दौरान क्या लैरी? मैं तो शायद एक लम्हा तुम्हें फरामोश ना करूं। मैं अपने साथ तुम्हारे ये अल्फाज लेकर जा रही हूं और इन अल्फाज का मफहूम हमेशा मुझे शादमा रखेगा। लैरी ने मोहब्बत भरी निगाहों से मुझे देखते हुए कहा और फिर मेरा हाथ चूम कर वहाँ से चली गई। मैं दूर तक उसकी कार को जाते हुए देखता रहा और फिर मैंने एक गहरी सांस ली और वापस अंदर आ गया। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने सर पकड़कर बैठ गया। या खुदा, इन तमाम बातों पर यकीन कर लूं। मैंने सामने रखे हुए फाइलों और कागजात वगैरह को देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर मिस्टर पाल को आवाज़ दी। वो आ गई तो मैंने उनसे काफ़ी तलब की और वो गर्दन खम करके बाहर चली गई। मैं उस वक्त तक इंतज़ार करता रहा जब तक काफ़ी ना आ गई। काफ़ी पीते हुए मैं उस फाइल को देखने लगा जो मेरे लिए अजीबो गरीब थी और उसकी रोज़ से मैं एक अजीम व शान इदारे का मालिक करार पाया था। मैं उस इदारे के बारे में तफसीलात पढ़ता रहा। बड़ी तफसील से मुझे एक एक चीज़ से रोशनास कराया गया और मेरा ये इदारा दुनिया के कई मुल्कों में अपनी शाखें रखता था और वहाँ से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करता। बहुत बड़ी साख थी उसकी। स्टाफ में तकरीबन 70 अफराद थे और उसकी फिल्म की एक मशहूर शहरा की इमारत पर थी। मैं अपने इस कारोबार की तफसील पढ़ता रहा और मेरे रगो वपे में मसरत की लहरें दौड़ती रहीं। ये तमाम बातें नाकाबिल यकीन थी। बार बार यह तस्वर करते हुए खुद अपने आप से भी वहशत होने लगती कि मैं इन हकीकतों पर कभी यकीन नहीं रहा, लेकिन यकीन कर लेना चाहिए था। गोया सही मायनों में अब मेरी इस ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था जिसके लिए मैंने तमाम उम्र जद्दोजहद की। लेकिन एक और बात मेरे जहन में थी, वो ये कि अपनी तमाम तर जद्दोजहद में नाकाम रहा था और मुझे ये पुरसकून ज़िंदगी मिली तो एक दोस्त के सहारे। उस दोस्त की दोस्ती को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और मैंने ये सब कुछ अपने दिल में बिठा लिया और ख़ुद को इस बात के लिए तैयार किया कि मैं ज़हनी तौर पर इन तमाम चीज़ों को कबूल कर लूँ। अब तक जो बेतुकी ज़िंदगी गुजारी थी, नई ज़िंदगियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी और उसके आगाज़ के लिए मुझे अपने तमाम तर सलाहियत से काम लेना था। लैरी के जाने के बाद न जाने कितना वक्त इन्हीं कागजात से शनासाई में सिर्फ हो गया और जब हवास जागी तो गहरी तारीकी चारों तरफ छा चुकी थी। मिसेस पाल ने मुझे रात के खाने के बारे में पूछा।
नहीं, तबीयत कुछ भारी है, खाना नहीं खाऊंगा इस वक्त। और मैंने जवाब दिया, सर जूस पेश कर दूं? हाँ, एक गिलास जूस ले आओ, किसी भी चीज़ का, मैंने जवाब दिया। जूस पीने के बाद मैंने दिल में यही सोचा कि गहरी और पुरसकून नींद अपनाऊं ताकि सुबह को तबीयत चाकू चबंद हो। लहरी ये कर गई थी कि हो सकता है कि तवील अरसे तक उससे मुलाकात ना हो। चुनांचे अपने आप को इस माहौल में जम करना भी ज़रूरी था ताकि तन्हाई का एहसास ना हो। मैं बिस्तर पर पहुंच गया और उसके बाद अपनी कुव्वत इरादी से काम लेकर सोने की कोशिश में कामयाब हो गया। दूसरी सुबह तबीयत वाकई हशाश बशाश थी। आँख खुली, बिस्तर पर लेटा लेटा छत को देखता रहा, फिर गुस्ल खाने में आ गया। बाहर आया तो नाश्ता किया और फिर फैसला किया कि अब अपने काम की इब्तिदा कर देनी चाहिए ताकि कुछ मसरूफियत भी हो जाए। इस सिलसिले में सबसे पहले मैंने मिस्टर गोडियल का फ़ोन नंबर तलाश किया और उन्हें फ़ोन करने लगा। मैंने फ़ोन नंबर डायल किए और थोड़ी देर के बाद एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी, यस प्लीज़, मिस्टर गोडियल से मिलना चाहता हूँ। कौन साहब हैं? मेरा नाम मंसूर है। कोई अपॉइंटमेंट है मिस्टर गोडियल से? नहीं, बराह करम आप उन्हें सिर्फ मेरा नाम बता दीजिए। होल्ड ऑन प्लीज़, दूसरी तरफ से कहा गया और मैं इंतज़ार करने लगा। चंद लम्हात के बाद एक भारी आवाज़ सुनाई दी, गोडियल स्पीकिंग। मैं मंसूर बोल रहा हूँ, इंटरपाक के हवाले से। ओह सर आप? उनकी आवाज़ों में नुमाया फ़र्क पैदा हो गया। हाँ, आपसे वक़्त लेना चाहता हूँ। सर आप सिर्फ हुक्म दीजिए, जो वक़्त भी आपके पास हो मैं हाज़िर हो जाऊँगा, उन्होंने जवाब दिया। भाई आज का दिन मैंने आपके लिए वक़्फ़ किया है, जो वक़्त भी सूट करता हूँ आप तशरीफ़ ले आइए। सर मैं आपकी रिहाइशगाह पर हाज़िर हो जाऊँ? हाँ, जानते हो मेरी रिहाइशगाह के बारे में? मैंने सवाल किया। सर क्यों नहीं जानता? तो फिर मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ मिस्टर गोडियल। सर मैं आधे घंटे के बाद हाज़िर हो रहा हूँ, उसने कहा और मैंने रस्मी इख्तितामिया जुमले कहे और टेलीफोन बंद कर दिया। फिर मैं मिस्टर गोडियल का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर के बाद इतलाई घंटी के आवाज़ पर मिसेस पाल ने मिस्टर गोडियल को ड्राइंग रूम में पहुंचा दिया जहां मैं मौजूद था। ये एक भारी भरकम और दराज कमत आदमी था। उम्र 45 और 50 के दरमियान होगी। चेहरे से शरीफ तबा नजर आया। मैंने उसका खैर मकदम किया। उसने नहायत एहतराम से मुझसे हाथ मिलाया। उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और मैंने उन्हें बैठने के लिए कहा तो मिस्टर गोडियल कहने लगे, सर दर हकीकत आपने हमारे जहनों में तवील अरसे तक एक पुरअसरार सी कैफियत पैदा कर रखी है। बड़ा सस्पेंस है आपके बारे में, लेकिन आप तो इंतहाई नौ उम्र और खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। अब तो मैं आ गया हूँ मिस्टर गोडियल, और अब मैं अपने इस इदारे के बारे में आपसे बाकी तमाम तफसीलात मालूम करना चाहता हूँ। सर मैं आपको 24 घंटे के अंदर अंदर वो तमाम बातें तहरीर शक्ल में पेश कर दूंगा जो इदारे से मुतल्लक हैं। वैसे आपको मुतमन करने के लिए यह कहना बेहद ज़रूरी है कि इदारा इंटरपाक अपनी तमाम तर दयानतदारी के साथ कारोबार में मसरूफ़ है। उसकी एक साख है और लोग उसके ज़रिए अपने काम की तकमील फ़ख्र समझते हैं। हमारे पास बेशुमार इस किस्म के मामलात आते रहते हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, चौंका वह हमारे लिए म्यारी नहीं होते। लेकिन अगर हम बाकायदा एक शोबा कायम करके उन मामलात को भी हैंडल करना शुरू कर दें तो मैं समझता हूं कि हमारा कारोबार बेहद बढ़ जाएगा। इस वक्त इस कारोबार को कौन देखता है? सर बस आपका तरतीब दिया हुआ पैनल इस सिलसिले में काम करता है। आपका हुक्म था कि अभी किसी को बाकायदा मैनेजर की पोस्ट ना दी जाए। मैं हदायत जारी करता रहता हूं और ये जिम्मेदारी यूँ समझ लीजिए कि मेरे ही सुपुर्द है। मुझे इल्म है, लेकिन अब मैं इसमें कुछ तब्दीलियाँ करने का ख्वाहिशमंद हूँ जो फौरी तौर पर ज़रूरी नहीं हैं, क्योंकि पैनल भी सही तौर पर काम कर रहा है। जी सर, वो लोग सब के सब ज़हीन हैं। हमने उन्हें उनकी सतह पर रखा है और वह मुश्तरका कोशिश से इदारे के मामलात को निपटाते रहते हैं। कोई ऐसी बात मिस्टर गोडियल जो आपके लिए जवाब तलब हो? नहीं सर। तो फिर मैं चाहता हूं कि इदारे का एक मुआयना कर लें, जैसा आप पसंद करें। मेरा ख्याल है कल का दिन इसके लिए मौजूद रहेगा। मैं भी यही चाहता हूं कि मुझे ये 24 घंटे की मोहलत मिल जाए। कल आपको इदारे की इमारत में खुश आमदीद कहेंगे और वहीं आपके सामने, मेरा मतलब है कि पैनल के सामने वो तमाम तफसीलात पेश कर दी जाएंगी जिसके लिए मैंने आपसे 24 घंटे का वक्त लिया है। बिल्कुल मुनासिब है मिस्टर गोडियल। वैसे तो सब ठीक है, अब आप बताएं कि क्या पिएंगे। मैंने ये सवाल ही किया था कि मिस्टर पाल एक मशरूब ले आई और उन्होंने ये मशरूब हमारे सामने रख दिया। मिस्टर पाल ने यह मशरूब हम दोनों के सामने शुरू कर दिया और उसके बाद मिस्टर गोडियल मुझसे गुफ्तगू करते रहे। दूसरे दिन दोपहर को 12 बजे का वक़्त मेरे इस्तकबाल के लिए मुतय्यन कर लिया गया। फिर मिस्टर गोडियल मुझसे इजाज़त लेकर चले गए। फिर मैं साहल पर निकल आया और मैं हवात की बदमस्तियों में डूबा हुआ दूर तक निकल आया
और फिर यहाँ से वापसी के बारे में सोचा। मैंने काफ़ी की ज़रूरत महसूस की। हवा में हल्की सी नमी इस बात का एहसास दिला रही थी कि काफ़ी इस वक्त लुत्फ़ दे जाएगी। चुनाचा उसके लिए किसी पब का इंतखाब करना ज़रूरी था। मैं आगे बढ़ता रहा और फिर अपने घर से कुछ फासले पर बने हुए एक पब में दाखिल हो गया। यहाँ खासी रौनक थी। तकरीबन 20 मेज़ें बिछी हुई थी, जिनमें 16-17 मेज़ें भरी हुई थी। मैं भी एक मेज़ पर जा बैठा। मुझे बैठे हुए ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि वेटर ने एक मेनू कार्ड लाकर मेरे सामने रख दिया और मैं उस पर निगाहें दौड़ाने लगा। वेटर मुअद्दब खड़ा हुआ था और फिर मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तले हुए झींगे और काफ़ी ले आओ। वेटर ने मेरा आर्डर नोट किया और चला गया। इस दौरान मैं सोचता रहा कि सफ़ेद वर्दी में मौजूद वेटर जवान आदमी था, लेकिन उसके खदो खाल में मशरकियत झलकती थी। एक लम्हे के लिए मेरा जी चाहा कि उसके बारे में मालूम करूं। लिहाजा जब वो काफ़ी लिए आया तो मैंने पूछा, एक्सक्यूज़ मी वेटर, तुम्हारे खदो खाल और तुम्हारे लहजे से लगता है कि तुम मकामी नहीं हो। नहीं सर, मैं मकामी बाशिंदा नहीं हूँ। अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं तो तुम्हारे खदो खाल स्पेनिश हैं। नहीं सर, मैं एस्ट्रियन हूँ। ओह वेरी गुड, उर्दू स्पीकिंग? मैंने उससे सवाल किया। जी हाँ सर, उर्दू स्पीकिंग। कहाँ के रहने वाले हो? इस बार मैंने उर्दू में कहा और अब वेटर के चौंकने की बारी थी। उसने चौंक कर मुझे देखता रहा और फिर उसके चेहरे पर मसरत के आसार फैल गए। सर आप भी? हाँ भाई, मैं भी मशरक़ की बाशिंदा हूँ। वैसे तुम्हारा तल्लुक़ कहाँ से है? जवाब में उसने जिस मुल्क और शहर का नाम लिया था, उसका नाम सुनकर मेरे दिल में खौफ सी उठी। ये मेरा ही शहर था और मेरी ही बस्ती थी, मेरी ही आबादी थी, मेरे ही लोग थे और मैं हैरानी से उसे देखने लगा। आपका तल्लुक़ कहाँ से है सर? इत्तेफाक से मैं भी उसी शहर का रहने वाला हूँ। वेरी गुड, काश मैं आपसे हाथ मिला सकता। क्यों, क्या बात है? मैंने चौंक कर उसके हाथ की तरफ देखा। नहीं सर, मेरा मतलब है कि मैं वेटर हूँ। और बेवकूफ़ आदमी, मैंने उसे बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा किया और बोला, काश मैं तुम्हें अपने पास बैठने की दावत दे सकता, लेकिन तुम्हारी मसरूफियतें उसकी इजाज़त नहीं देती। ताहम बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। नाम क्या है तुम्हारा? नौशाद, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कहाँ रहते हो डियर? मैंने सवाल किया। इसी पब में सर। क्या मतलब? मैंने हैरानी से पूछा। जी सर, यही मेरा सब कुछ है। खूब, कब से ये कारोबार कर रहे हो? बहुत अरसा हो गया। इसी जगह मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। मेरा मतलब है कि अपने यहाँ आने के बाद, और खुशकिस्मती थी कि एक शख्स से मुलाकात हो गई। मेरे इस पब का एक कैनेडियन था जो यहाँ नहीं रहता, लेकिन मुझ पर बेहद एतमाद करता है। उसने अब ये मेरे सुपुर्द कर दिया है और मुझे इस सिलसिले में कमीशन मिलता है। कोई तनख्वाह वगैरह नहीं? नहीं सर, तनख्वाह गैर मुनासिब रहती मेरे लिए। कमीशन से मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है बस। और मैंने एक किक रखा हुआ है, बाकी जिम्मेदारियाँ खुद संभालता हूँ और उससे यही है कि आमदनी कुछ बढ़ जाए। गुड, बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर नौशाद। सर, अब जब आपने मुझसे दोस्ताना अंदाज में गुफ्तगू की है तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई है कि मैं आपसे आपका नाम पूछूं। सॉरी नौशाद, मुझे अपना नाम खुद ही बताना चाहिए था। मेरा नाम मंसूर है और मैं भी उसी शहर का रहने वाला हूं जिसके तुम हो। और दिलचस्प बात यह है कि सामने ही मेरा घर है और तुमसे मुलाकात होती रहेगी। मेरी खुशकिस्मती होगी सर। वैसे दिन के वक्त रश कम होता है। अगर कभी तफसीली मुलाकात को जी चाहे तो बराह करम सुबह से लेकर दोपहर को 2-2:30 बजे तक मुझसे मिलिएगा और मुझे खुशी होगी। बहुत अरसे बाद अपना हम वतन बल्कि हम शहर को देखा है। ज़रूर मिलूँगा मैं तुमसे। उसी वक्त किसी मेज़ से घंटी बजाई गई और नौशाद उस जानब मतवज्जा हो गया। उसने मुझसे माजरत की और वहाँ से आगे बढ़ गया। मैं सामने रखे हुए झींगों की जानब मतवज्जा हो गया। काफ़ी और झींगे बहुत उम्दा थे और मैंने उससे शुगल करते हुए नौशाद के बारे में सोच रहा था। पता नहीं बेचारी की कहानी क्या होगी। बहरतौर मुझे खुशी थी कि वो मेरे करीब है और कम अज़ कम इस मकान में रहकर जिस तन्हाई का एहसास हुआ था वो नौशाद की वजह से दूर हो सकती है। थोड़ी देर बाद मैंने नौशाद से बिल तलब कर लिया और उसके बिल लाकर मेरे सामने रख दिया। मैंने बिल के साथ कुछ टिप भी देना चाही तो वह मुस्कुराकर बोला, सर बिल की रकम तो मजबूरन ले रहा हूँ, लेकिन बराह करम टिप ना दीजिए, मुझे खुशी होगी। ओह अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। और मैंने टिप की रकम वापस जेब में रखी और फिर वहाँ से रुखसत हो गया। नौशाद काउंटर के पीछे खड़ा अजीब सी निगाह से मुझे देख रहा था। 1-2 बार पलट कर मैंने उसे देखा और फिर उसे आहिस्ता से अपना हाथ हिला दिया और पब के पीछे बने हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया, शायद किसी आर्डर की तकमील के लिए। अपने रिहाइशगाह में आने के बाद मैं मुख्तलिफ ख्यालात का शिकार रहा। दूसरे दिन अपने दफ्तर जाने की तैयारियां करने लगा। तमाम चीज़ें एक बार फिर मैंने गौर से देखी और फिर मिस्टर गोडियल का इंतज़ार करता रहा। वक्त मुकर्रर पर मिस्टर गोडियल
एक खूबसूरत कार में पहुंच गए और उन्होंने मुझसे चलने की फरमाइश की। उन्होंने ड्राइविंग सीट संभाल ली और मैं उनके नज़दीक बैठ गया। कार बेहद खूबसूरत थी। वो रास्ते में मुझसे इंटर पार्क के बारे में गुफ्तगू करते रहे। इंटर पार्क की इमारत शहर की एक बड़ी भरी पूरी शाहराह पर थी, जहां पर ज़्यादातर दफातर ही थे। ये दफ्तर जो इंटर पार्क के नाम से मशहूर था, इमारत के एक पूरे फ्लोर पर फैला हुआ था और उसकी सज-धज काबिले दीद थी। मैं शहर के से आलम में उसके सदर दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और तमाम स्टाफ मेरे इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। मिस्टर गोडियल ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखा और फिर आहिस्ता से मुझसे बोले, इस वक्त 1 बजने में 16 मिनट बाकी हैं सर। ठीक 1 बजे हम उस हाल में जमा हो जाएंगे जहां आपका तारफ इन लोगों से होगा। चौंका 1 बजे लंच टाइम होता है और उससे पहले इन लोगों के लिए अपने काम से हटना मुमकिन नहीं। मैंने मुस्कुराकर गर्दन खम की और मिस्टर गोडियल मुझे लिए हुए एक शानदार दफ्तर में पहुंच गए। ये दफ्तर हमेशा आपके लिए खाली रहा है। आपकी मेज़, आपकी कुर्सी, आपके कमरे की डेकोरेशन, हर चीज़ का उस वक्त से इस तरह ख्याल रखा गया है जिस तरह ये दफ्तर कायम हुआ है। गुड, वेरी गुड। और आपको अंदाज़ा होगा कि लोग कितने मुतजस्सिस हैं आपके लिए। यकीनी तौर पर वो सब आज आपको देखकर हैरान होंगे। मैं मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। मिस्टर गोडियल ने मुझे इशारा करते हुए कहा, सर आज आप अपनी कुर्सी को रौनक बख्शिए। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी उड़न तख्त पर आ बैठा हूँ। वाकई ज़ेन फिज़ा में परवाज़ कर रहा था। आफस की शानदार सूरत मेरे लिए बहुत हैरान कुन थी। सर मुझे चंद लम्हात के लिए इजाज़त दीजिए, मैं ज़रा उन लोगों से गुफ्तगू कर लूँ जो आपके इस्तकबाल की तैयारियाँ कर चुके हैं। वो बाहर निकल गए और मैं शहर के से आलम में दफ्तर की एक एक चीज़ को देखता रहा, यहाँ तक कि 16 मिनट गुजर गए और मिस्टर गोडियल मेरे पास आए। सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं सर। वो लोग लंच आपके साथ ही करना चाहते हैं। ओहो गुड मिस्टर गोडियल, आपने मेरे दिल की बात छीन ली। मैं उनके साथ उस बड़े हाल में दाखिल हुआ जहां आर्जी तौर पर शानदार पार्टी का इंतज़ाम कर लिया गया था। तमाम लोगों ने मुझे देखकर तालियां बजाईं और फिर मिस्टर गोडियल एक एक से मेरा तारफ़ कराने लगे। मेरे स्टाफ के लोग थे। 5 अफराद का वो पैनल भी था जो मेरे लिए काम करता था और सब ही ने मुझसे बहुत मोहब्बत और क़ीदत का इजहार किया। वो लोग मुझसे तरह तरह के इजहार करते रहे और मैं उन्हें तसल्ली बख्श जवाब देता रहा। मैं उन लोगों से उनकी उलझनों और परेशानियों के बारे में पूछता रहा। सब ही ने इत्मीनान का इजहार किया और उसके बाद ये छोटी सी तकरीब 1 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म हो गई। मैं मिस्टर गोडियल के साथ अपने दफ्तर में आ गया। दफ्तर में मैंने उन्हें बैठाते हुए कहा, तशरीफ़ रखिए मिस्टर गोडियल, अब इस सिलसिले में मैं आपसे कुछ और अहम गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जी फरमाइए। यहाँ मुझे बराह रास्त किससे डील करना होगी? इन 5 अफराद से जिन्हें मैं आपसे मुतारफ़ करा चुका हूँ। इस सिलसिले में आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या क्या हैं मिस्टर गोडियल? सर आपकी गैर मौजूदगी में तमाम कानूनी अमूर को देखता रहा हूँ। इसके अलावा इन लोगों से फ़िल्म के बारे में मशवरे भी करता रहा हूँ। वो बिल्कुल ज़ाती नोयत के होते हैं, लेकिन अब आप तशरीफ़ ले आए हैं तो मेरी ख्वाहिश है कि मेरी ज़िम्मेदारियाँ सिर्फ कानूनी हद तक रहने दें। बाकी आप तमाम ज़िम्मेदारियाँ खुद संभालिए, मुझे खुशी होगी और मेरा जहाँ भी मेरी ज़रूरत पेश आए मैं हर वक्त हाज़िर हूँ। शुक्रिया, मैं आपके इस तआवुन पर आपका शुक्रगुजार हूँ। मिस्टर गोडियल ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखते हुए कहा, सर अब मुझे इजाज़त। हाँ आपका बहुत वक्त सिर्फ हुआ है मेरे लिए। मैं हर वक्त हर खिदमत के लिए हाज़िर हूँ। मिस्टर गोडियल ने मुझसे मुसाफा किया और उसके बाद यहाँ से चले गए। थोड़ी देर के बाद मैं उन 5 को तलब कर लिया जो यहाँ अहम तरीन खिदमात अंजाम देते थे। उनके आने के बाद मैंने उन्हें बैठने की पेशकश की और फिर उनसे कहा, आप लोग अपनी खिदमात उसी तरह अंजाम देते रहें। जहाँ तक दूसरे मामलात हैं उनमें आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं। मैं इस कारोबार की तोसी चाहता हूँ और इस सिलसिले में जो भी मशवरे आपके जहन में हों आप तहरीरी शक्ल में मुझे दीजिए। जहाँ तक मामला आपके काम का रहा तो उसके लिए मेरी तरफ से पेशकश है कि मैं आपकी अपनी काविशों से जो भी इजाफा हुआ इसमें आपकी शिराकत भी रखी जाएगी। सर ऐसे बहुत से प्रोग्राम हमने तरतीब दिए हैं और ये जानने के बाद तरतीब दिए हैं कि आप पहली बार हमारे दरमियान आ रहे हैं। बाकी माजी में जो कुछ होता रहा उसके लिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारी कारकर्दगी का जायज़ा लीजिए और फिर हम पर एतमाद कीजिए। मुझे तुम पर एतमाद है। अब मैं तुम लोगों से इतना गाफिल भी नहीं रहा हूँ। जो कुछ तुम करते रहे हो उसका मैंने गहरी निगाह से जायज़ा लिया और मैं तुमसे इत्मीनान का इजहार करता हूँ। हाँ, आइंदा तुम जो कुछ करोगे उसमें मैंने तुम्हारा मुनाफा शामिल कर दिया है। मेरे सिलसिले में तरद्दुद की ज़रूरत नहीं। मैं लाओबाली फितरत का इंसान हूँ। जब चाहूँगा दफ्तर आ जाऊँगा और अभी शायद मैं यहाँ बाकायदगी पैदा ना कर सकूँ। बेहतर है सर
हम इसका ख्याल रखेंगे। उन पांचों से गुफ्तगू करने के बाद मैंने उन्हें रुखसत किया और फिर एक सहरज़दा कैसे अंदाज में उस माहौल का जायज़ा लेने लगा। शीशों से दूसरी जानब वसी और अरीद हाल नज़र आ रहा था, जिसमें कैबिन भी बने हुए थे और उस हाल में मेरा स्टाफ अपने काम में मसरूफ़ था। टाइपराइटर की खटाखट, कागजात की सरसराहटें, ये सब मेरे लिए बड़ी दिलकश थीं। मैंने तो इनमें से एक मेज़ की दरख्वास्त की थी और जहां मैं खुद टाइपराइटर ठटकता रहूं, लेकिन मुझे जो कुछ मिल गया था वो मेरे लिए बहुत अजीब था, वाकई बेहद अजीब। बहरत और वापसी में मैं बड़ी अजीबोगरीब कैफियत का शिकार था और ये एहसास घर पहुंचने के बाद भी मुझ पर मुसल्लत रहा। घर वापस आने के बाद दोबारा बाहर नहीं निकला। हाँ, उस खिड़की से लाकर ज़रूर जा बैठा था जहाँ से साहल दरिया नज़र आता और जहाँ बैठे वक्त ये महसूस होता था कि ज़िंदगी कितनी पुरसकून है, बशर्ते कि इंसान को उसका मौका मिल जाए। थोड़े ही फासले पर वह पैब नज़र आ रहा था जिसमें बेचारा नौशाद था और मैंने कल उससे मुलाकात का वादा किया था। आज की सूरत हाल बिल्कुल तसल्ली बख्श थी। मैं नौशाद की तरफ चल दिया। नौशाद का पैब खुल चुका था और वह अपने कामों में मसरूफ़ था।